हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्रोल क्लासेस। आज फिर से हम लोग आ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कवर करने के लिए। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था कि सेक्शन फॉर्मूले का एप्लीकेशन आखिर किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेक्शन फॉर्मूले के जो एप्लीकेशंस हैं वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गए होंगे। इसके अलावा उसका जस्ट इनवर्स भी देखा था कि यदि किसी भी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड करता है और उसका रेशियो हमें नहीं पता होता है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना, तो उसका रेशियो हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये भी सेक्शन फॉर्मूला का कहीं ना कहीं जो है वो इनवर्स वाला एप्लीकेशन था, इसको भी अच्छे तरीके से देख लिया था। और आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो भाई आज के क्लास में कुछ अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा बोर्ड पर, क्या है एक बार फटाक से पढ़ते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है उसको समझते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और लास्ट में यदि देख के आपको बहुत अच्छा लगता है और अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस एड्रिल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के जो और भी एजुकेशनल वीडियोस होंगे वो लगातार आपके साथ अपडेट होते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा। टाइम टू टाइम हम लोग रेगुलर अभी लगातार तरीके से जो है कहीं ना कहीं आपके क्लास 10 के जो सीबीएसई बोर्ड है उसके लिए वीडियोस कवर कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो इसलिए ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा खास है और आपको इस चैनल से लगातार जुड़कर रहने में काफी ज्यादा आपकी बेनिफिट है, ठीक है ना, आपकी बहुत ज्यादा फायदे हैं इससे लगातार जुड़ के रहने में। तो इसलिए याद रखिएगा एड्रोल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार फटाक से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड ये, ठीक है ना। कहता है आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसके ट्राइसेक्शन पॉइंट के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन बराबर भाग में बांटना। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूं, मान लिया कि PQ हमारे पास लाइन सेगमेंट है। अब बताइए इसको यदि मुझे तीन बराबर भाग में बांटना होगा तो इसके ऊपर मुझे टोटल कितने पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। देखिए एक पॉइंट यदि मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान लेते हैं A, ठीक है ना, तो अभी ये सिर्फ दो भाग में बटा हुआ है और ये दोनों भाग क्या है, बराबर नहीं है। अब इसको बराबर भाग में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक और पॉइंट मुझे डालना पड़ेगा। अब मैंने दूसरा कौन सा पॉइंट डाल दिया है, B डाल दिया। अब इससे आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरा लाइन सेगमेंट है ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है भाई, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है और इसी को कहते हैं हम लोग ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन बराबर भागों में बांटना। अब इसी तरीके से यदि मुझे कुछ सी लाइन सेगमेंट को, अब मेरे पास जैसे एक मैंने लाइन सेगमेंट यहाँ पे AB ले लिया है बच्चों, अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, AB लाइन सेगमेंट लिया है। आप खुद बताइए मुझे, यदि मुझे इसको टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा तो इसके पर मुझे टोटल कितने पॉइंट्स डालने पड़ेंगे भाई। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक पॉइंट जैसे मैंने यहां पे डाला तो अभी तो सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं और ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है। दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे डाला तो कितने पार्ट्स में हो गए, 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कम से कम इसके ऊपर टोटल कितने पॉइंट्स डालने पड़ेंगे भाई, 3 पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। यहां तक तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मतलब आपको जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उससे एक कम पॉइंट्स आपको उस लाइन सेगमेंट के ऊपर डालना पड़ेगा। यदि आपको 8 टोटल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसके ऊपर टोटल 7 पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा तो उसके ऊपर टोटल कितने पॉइंट्स डालने पड़ेंगे भाई, 4 पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। अपने पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपको टोटल इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स का क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो बताइए मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इस पूरे लाइन सेगमेंट पे कितने पॉइंट्स डालने पड़ेंगे मेरे भाई, इस पे टोटल 2 पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। तो इस तरीके से अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स का आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। चलिए अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत बड़ी कोई वो कंसेप्ट नहीं है जो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि आप यदि अच्छे से और ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा
और क्या बोलूं, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके स्कूल में जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, आप उससे भी मैच करके देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके स्कूल में भी रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके यूटीज हो, ठीक है, चाहे वो हाफ ईयरली हो एग्जाम्स या फिर आपके फाइनल एग्जाम्स भी हैं। तो बहुत ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें रेगुलर इस तरीके के क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना किस तरीके से है उसी को हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब तो आपको समझ आ चुका है ए और बी पॉइंट्स का हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग जो हमने किया है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है पी क्यू, उसको ए और बी क्या करता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसके लिए हम लोग एक बार सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन में कोई लाइन सेगमेंट इस तरीके का कवर किया गया नहीं है, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन में कोई लाइन सेगमेंट नहीं बोला गया है कि भाई पी क्यू लाइन सेगमेंट है और उसको ए और बी पॉइंट्स जो है ट्राइसेक्ट कर रहा है या 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ऐसा नहीं बोला गया। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया है, इसलिए कर लिया है कि ताकि इसके आंसर्स को देने में हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाए और जो हम इंडिकेट करना चाह रहे हैं उसको एग्जामिनर भी बहुत अच्छे तरीके से समझ ले, ठीक है ना। तो देखिए, फिगर आउट करना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने में भी आपको काफी अच्छी हेल्प मिल जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे, बताइए मुझे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे। तो जो हमने पीक्यू लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ किया है उसके बारे में बता देते हैं, और ए और बी पॉइंट जो है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है भाई, इसके बारे में बता देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी पॉइंट क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है किस लाइन सेगमेंट को, द लाइन सेगमेंट ए एंड बी पॉइंट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट किसको भाई, पी क्यू को। जो हमारा पी क्यू लाइन सेगमेंट है उसको ए एंड बी क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है। अब मुझे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सबसे पहले अपने पास जो है पी पॉइंट्स जैसे जो है इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 4 कॉमा में क्या -1, और क्यू पॉइंट्स की हम लोग बात कर ले तो इसका कितना है -2 कॉमा में कितना -3। इन दोनों पॉइंट्स का अपने पास कोऑर्डिनेट गिवन है, तो दोनों पॉइंट्स का मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया है। अब मुझे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बच्चों, यदि लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था सेक्शन फॉर्मूला, आप कहीं ना कहेंगे कि सर उसी का एप्लीकेशन है। कैसे? क्योंकि ए पॉइंट जो है इस पूरे लाइन सेगमेंट को कोई मिड पॉइंट तो है नहीं, ए पॉइंट क्या करता है, पूरे लाइन सेगमेंट को अदर रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना, अलग अलग रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब इधर का पार्ट जो है ये इधर के पार्ट के बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग पॉइंट ए का यदि कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो बताइए कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई करना पड़ेगा भाई, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और देखिए, सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कब फाइंड कर पाते हैं, जब उस पॉइंट के बारे में मुझे पता होता है कि पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे आप यदि अच्छे और बढ़िया से देखेंगे तो पॉइंट ए के बारे में आराम से बता सकते हैं कि ये जो है ये इधर का एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है और ये तीनों पार्ट क्या है, इक्वल है। तो मतलब पॉइंट ए से पहले की बात करें तो एक इक्वल पार्ट है और पॉइंट बी ए के बाद जो है 2 इक्वल पार्ट है। मतलब इधर में 2 इक्वल पार्ट है और इधर में 1 इक्वल पार्ट है। तो हम आराम से नहीं कह सकते हैं क्या कि पॉइंट ए जो है पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को, पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है बच्चों, किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब जब हमें यह पता है कि पॉइंट ए पूरे पी क्यू लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप मुझे बताइए क्या कि पॉइंट पी का हम लोग कोऑर्डिनेट तो आराम से फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के। तो चलिए पॉइंट पी के बारे में सबसे पहले लिख लेते हैं। हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, सिंस ये वाला कलर ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। सिंस पॉइंट पी, सिंस पॉइंट ए, सॉरी सिंस पॉइंट ए divides the line segment PQ in
रेशियो इक्वल्स में कितना 1:2, 1:2 कितने में 2 में डिवाइड करता है, कितने में डिवाइड करता है 1:2 में 2 में, तो यहां पे लिख दिया मैंने 1:2, ठीक है ना। अब 1:2 में डिवाइड करता है तो पॉइंट ए का मुझे यदि कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो हम लोग आराम से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं आराम से, इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस m बराबर में कितना है बताइए, पहला रेशियो कितना 1 और n की वैल्यू क्या है 2 है, और x1 की बात कर लें तो x1 जो है पहले पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, और इसी जगह पे यदि x2 की बात कर लें तो x2 कितना है अपने पास यहाँ पे माइनस में 2 है, और y1 की बात कर लें तो y1 कितना है माइनस में 1, और y2 कितना है अपने पास बच्चों बताओ माइनस में 3। इस तरीके से अपने पास ये सारा वैल्यू जो है वो गिवन है, ठीक है। अब मुझे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में क्या m प्लस में n, ठीक है। तो देखिए mx2 m की जगह पे वैल्यू क्या है 1, ठीक है 1, और x2 की जगह पे वैल्यू क्या है माइनस में 2, तो 1 माइनस में कितना 2, प्लस में n की जगह पे वैल्यू क्या है, n की जगह पर है 2, और इनटू में x1 की बात करें तो x1 में कितना है 4, तो n x1 हो गया तो n की जगह पे 2 और ये 4 अपॉन में m प्लस n, तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब इस तरीके से इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 2, और उसके बाद ये प्लस में कितना हो जाएगा 8, प्लस में कितना 8 और अपॉन में कितना 3। तो यहाँ पे इसको यदि सॉल्व करेंगे तो माइनस में 2 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 6 अपॉन में कितना 3। अब इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया 2, मतलब पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट निकला है अपने पास वो कितना निकला है 2 निकला है, पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना निकला है 2 निकला है। तो अब इसी तरीके से बताइए पॉइंट ए का अब कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना बाकी रह गया है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना बाकी रह गया, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू तो सारा अपने पास ऑलरेडी गिवन है, इसी तरीके से जैसे हमने एक्स का वैल्यू निकाला है उसी तरीके से फॉर्मूला लगाना है, और हमें किसका वैल्यू निकालना है वाई का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे सेकंड हम लोग क्या निकलेंगे y कोऑर्डिनेट। अब इसका y कोऑर्डिनेट कैसे होगा बच्चों बताओ मुझे, इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। अब इसका y कोऑर्डिनेट इक्वल्स में यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं y कोऑर्डिनेट इक्वल्स में फॉर्मूला क्या होता है my2 प्लस में क्या my1 अपॉन में क्या m प्लस n। देखिए m की जगह पे तो मुझे पता है वैल्यू कितना है 1, इंटू y2 की जगह पे यदि हम लोग बात करें तो y2 की जगह पे देखिएगा कितना वैल्यू है, तो y2 की जगह पे जो वैल्यू है वो एक बार फटाक से देख लेते हैं। देखिए y2 की जगह पे माइनस में 3 है, y2 की जगह पे माइनस में 3 है, प्लस n की जगह पे कितना है 2, इंटू y1 की जगह पे यदि हम लोग बात करेंगे तो y1 की जगह पे कितना वैल्यू है, तो y1 की जगह पे जो वैल्यू है अपने पास कितना है माइनस में 1, ठीक है माइनस में 1 अपॉन में क्या करना है m प्लस n, m की जगह पे 1 प्लस n की जगह पे कितना 2। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना वैल्यू होगा माइनस में 3 और माइनस में कितना 2, माइनस में 3 और कितना हो जाएगा माइनस में 2, तो माइनस में 3 और माइनस में 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, 1 प्लस 2 इक्वल्स में कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 5 अपॉन में कितना 3। तो इस तरीके से देखा जाए तो पॉइंट ए का जो ये y कोऑर्डिनेट है वो निकल चुका है, मतलब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट की यदि हम लोग बात करें तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कितना आया है 2 आया है, और पॉइंट वाई का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो कितना आया -5 अपॉन में 3। तो अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट यदि हम लोग लिखना चाहे तो आराम से क्या लिख सकते हैं कि hence कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल्स में क्या हो जाएगा x कॉमा में क्या y, और x की जगह पे जो वैल्यू है अपने पास कितना आया था 2,
कॉमा में y की जगह पे जो वैल्यू है वो कितना है -5 अपॉन में कितना 3। तो ये अपने पास ये आंसर हो चुका है किस चीज का, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट तो हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया है, ठीक है। मतलब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 प्लस n/1 अपॉन में m प्लस n किया, और 1 into y2 की जगह पे जो वैल्यू है, एक बार दोबारा से हम लोग मैच कर लेते हैं इसको। y2 की जगह पे जो वैल्यू है अपने पास, तो y2 की जगह पे वैल्यू जो है वो y2 की जगह पे वैल्यू जो है अपने पास है -3 प्लस n की जगह पे जो वैल्यू है वो 2 है, और n की जगह पे 2, और y1 की जगह पे वैल्यू क्या है, y1 की जगह पे -1 है, 1 + 2 कर लिया। तो इस तरीके से अपने पास जो आंसर है -5 अपॉन में 3 आ चुका है। देखो अभी तक हमने क्या किया है, अभी सिर्फ हमने एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड किया है। कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड किया है, तो हमने ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड किया है। देखिएगा ए पॉइंट अपना कौन सा है, तो ए पॉइंट जो है अपने पास ये वाला पॉइंट था, और इसका हमने क्या किया है बाबू, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना निकल चुका है, तो 2 कॉमा में कितना -5 अपॉन में कितना 3। अब बताइए मुझे क्या करना है, अब दूसरे वाले पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा वाला पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होगा, तो भाई दूसरे वाले पॉइंट के बारे में सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इस पूरे लाइन सेगमेंट को ये वाला जो बी पॉइंट है ये किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप खुद सोचिए इधर कितने इक्वल पार्ट है, भाई 2 इक्वल पार्ट इधर हो गए, और बी पॉइंट्स के बाद जो है वो एक इक्वल पार्ट्स है। तो मतलब 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कौन सा पॉइंट डिवाइड करता है, तो बी पॉइंट डिवाइड करता है। तो आराम से लिख सकते हैं कि सिंस पॉइंट बी डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो व्हाट, बताओ 2:1। अब m की जगह पे हम लोग वैल्यू क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, और n की जगह पे वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। और इस तरीके से आराम से इसका सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, बी पॉइंट्स का बताइए मुझे, x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। और x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए वैल्यू सारे यही पुट करने पड़ेंगे आपको। क्या x1 ये हो जाएगा आपका, x2 वो हो जाएगा, और आप इस तरीके से आराम से क्या कर सकते हैं, बी पॉइंट्स का भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका है कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम लोग आगे अब क्या करने वाले हैं। तो चलिए अब जो बाकी काम है उसको भी एक बार फटाक से हम लोग कर ही लेते हैं। इसका बाकी काम क्या है बच्चों, बताओ। अब इसका बाकी काम क्या है, बी पॉइंट्स का मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस पॉइंट बी divides the line, since point B divides the line segment in the रेशियो इक्वल्स में कितना हो जाएगा, 2:2 में कितना 1। देखिए 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इसलिए अब सारा वैल्यू हम लोग एक बार फटाक से लिख लेते हैं। सारा वैल्यू अपने पास कौन सा है बताइए मुझे, सारा वैल्यू जो है वो कौन कौन का सा वैल्यू है। तो m इक्वल्स में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2, और n इक्वल्स में कितना लिख सकते हैं 1। अब इसके बाद x1 की वैल्यू लिख लेंगे, और क्या x2 की वैल्यू लिख लेंगे, और क्या y1 की वैल्यू लिख लेंगे, और क्या होगा बताइए y2 की वैल्यू लिख लेंगे। ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे सारे वैल्यूज नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार तो वैल्यूज लिख ही लिया है, तो सेकेंड टाइम आपको यहाँ पे लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इससे अच्छा कि मैं यहाँ से वैल्यू को हटा ही देता हूँ, ये सारे वैल्यूज मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा नहीं। ये वैल्यूज मैंने यहां से सारे हटा दिया, ठीक है। अब चलिए अब इसका सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है मुझे बताइए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कौन से पॉइंट का, तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx2 प्लस में क्या है nx1 अपॉन में क्या बाबू m प्लस n, ठीक है। अब इसकी जगह पे क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे। तो m की जगह पे मुझे ऑलरेडी पता है कि 2 है, इनटू x2 की बात करें तो x2 पे चलिए देख लेते हैं x2 की जगह पे क्या वैल्यू है। तो x2 की जगह पे जो वैल्यू है वो कितना है, x2 की जगह पे वैल्यू कितना है -2, ठीक है ना, -2 प्लस n की जगह पे 1 इंटू x1 की जगह पे जो वैल्यू है, x1 की जगह पे वैल्यू जो है उसको लिख लेते हैं। x1 की जगह पे वैल्यू अपने पास कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे कितना लिख दिया 4 अपॉन में कितना m प्लस n, m की जगह पे 2 प्लस में n की जगह पर कितना 1। तो देखिए माइनस में यहाँ पे हो चुका है 4 और प्लस में कितना हो चुका है 4 और अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए मुझे 3।
ठीक है ना। तो माइनस में +4 तो 0 अपॉन में कितना 3 इक्वल्स में क्या कर सकते हैं 0। मतलब क्या, पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास निकला है वो कितना निकला है 0 निकला। अब इसी तरीके से इसका वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो चलिए पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला my2 प्लस में कितना n/1 अपॉन में कितना m प्लस में n। m की जगह पे मुझे पता है कि 2 है इंटू y2 की जगह पे जो है, y2 की जगह पे क्या वैल्यू है उसको देख लेते हैं। चलिए y2 की जगह पे वैल्यू क्या है, तो y2 की जगह पे जो वैल्यू है वो कितना है -3। ठीक है ना, y2 की जगह पे वैल्यू कितना है -3। y2 की जगह पे क्या वैल्यू है -3। तो यहाँ पे -3 प्लस में n की जगह पे 1 इंटू y1 की जगह पे वैल्यू क्या है, एक बार फटाक से देख लेते हैं। देखिए y1 की जगह पे वैल्यू जो है वो कितना है -1। ठीक है, m प्लस n करेंगे तो m की जगह पे 2 प्लस में n की जगह पर कितना है 1 है। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा बताइए मुझे, माइनस में कितना हो जाएगा 6, माइनस में 6 और माइनस में कितना हो जाएगा 1, माइनस में 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 3। तो देखिए माइनस में 6 और माइनस में 1 कितना हो जाएगा, माइनस में 7 अपॉन में कितना 3। मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो चुका है, वाई कोऑर्डिनेट हो चुका है। कौन से पॉइंट का, तो भाई पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट हो चुका है। तो हम आराम से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इक्वल्स में क्या लिख सकते हैं बताइए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी तो आराम से लिख ही सकते हैं, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इक्वल्स में क्या लिख सकते हैं, x कॉमा में y, और x की जगह पे देखिए वैल्यू आपके सामने निकल चुका है कितना 0, कॉमा में y की जगह पे जो वैल्यू है वो कितना है -7 अपॉन में कितना 3। तो ये इसका वैल्यू निकल चुका है। ये क्या है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड हो चुका है। तो आप इस तरीके से आराम से ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बताइए मुझे, सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ट्राइसेक्शन वाले क्वेश्चन हो या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले क्वेश्चन हो, आप आराम से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है, आपको सेम टू सेम इसी तरीके के कंसेप्ट को फॉलो करना है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो आई होप कि ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यदि आप अच्छे तरीके से और कंसेप्चुअली तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इस एडोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट जो अपने पास क्वेश्चंस है उसको लेकर।